हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट किए थे जिसमें पढ़ना था इंसुलेशन टेस्टिंग कह सकते हैं या टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कह लीजिए या इंसुलेशन कह लीजिए, वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज उसका ये दूसरा चैप्टर दूसरा यूनिट कह लीजिए, उस यूनिट का दूसरा लेक्चर कह लीजिए इसका, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टी इन द टर्म्स आप कह सकते हैं कि उस इंसुलेटिंग मटेरियल का कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा, है ना, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा। इस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस हो गया, ये इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। अब कह लीजिए कि मैकेनिकल में अगर बात किया जाए तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा कह लीजिए, है ना, वो कैसा होना चाहिए। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। अब अगर थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें भी हमें ये देखना रहेगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से वेरिएशन करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने घटने से उस इंसुलेटिंग मटेरियल पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रॉपर्टीज, है ना। पहला लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा है थर्मल प्रॉपर्टीज, फोर्थ वन है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चार प्रकार के मेनली प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना। पहला कौन सा है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप पहला लिख लीजिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। देखो, इंसुलेशन रेसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जो इंसुलेटर है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। जो इंसुलेटर है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अब उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा। जनरली आप ऐसा कह सकते हैं कि हाई रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। अगर इंसुलेशन अधिक है, बहुत हाई है इन टर्म ऑफ मेगा ओम, आपको बताए होंगे कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस किस टर्म में होता है, इन टर्म ऑफ मेगा ओम। मेगा ओम से हमेशा ज्यादा ही रहेगा जनरली, है ना। 1 मेगा ओम हो, 2 मेगा ओम है, ये सब अधिक रहेगा, बहुत अधिक रहता है इंसुलेटिंग मटेरियल का ये क्या बोल रहे हैं आप, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, है ना। तो ये जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस है। अब ये जान रहे हैं कि इसके वजह से जो होता है करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें। तो अब ये आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर जो कि मटेरियल है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस का अलग उसका एक प्रॉपर्टीज कह लीजिए। तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर कभी भी मतलब करंट के फ्लो को होने नहीं देता, करंट के फ्लो को क्या करता है, वह अपोज करता है, हमेशा ऐसा होता है ना। करंट के फ्लो को क्या करता है, वो अपोज करता है। कौन, इंसुलेटिंग मटेरियल कह लीजिए, जो भी इंसुलेटर होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस है जो कि हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि जो ऐसा ना हो कि दो कंडक्टर है और उस दो कंडक्टर के बीच में कोई अनवांटेड पाथ बना ले करंट को फ्लो करने के लिए। जैसे आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर मान लीजिए कि ये कोई कोर कॉइल असेंबली रखा हुआ है ना, ये कोर कॉइल असेंबली है और इसके ऊपर आप क्या करते हैं, ये वाइंडिंग बनाते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग बनाते हैं। ये इस तरह से कुछ रहता है, कनेक्शन के लिए निकाल लेंगे, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि सप्लाई इधर से दे रहे हैं तो ये सप्लाई इधर ये फ्लो करे कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से सप्लाई इधर फ्लो करे, यहीं पे मैग्नेटाइजेशन हो और इसका जो EMF होगा या फ्लक्स जो होगा इसके साथ लिंक कर जाए और इधर EMF प्रोड्यूस करे। तो हमारा तो मेन यही है, हम ऐसा चाहेंगे क्या, इसमें जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इस टैंक के साथ लिंक कर जाए। समझिएगा बात को, ऐसा हम चाहेंगे। ये जो वाइंडिंग होगा उस वाइंडिंग में जो फ्लक्स सेटअप होगा वो फ्लक्स जो है ये टैंक जो है आयरन का बना होता है वो टैंक के साथ लिंक कर जाए। नहीं, ये तो हमारा फिर लीकेज फ्लक्स कहला जाता है। अब हम ऐसा चाहेंगे क्या लीकेज फ्लक्स अधिक हो, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं। अब देखो, गैप अगर छोड़ देते हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, मतलब फ्लो को, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। बिना वायर का आप करंट फ्लो करवाएंगे, मुश्किल है ना। कहीं कहीं आप सुन रहे होंगे कि हाँ वाईफाई से भी करंट फ्लो करने लगा है, ठीक है, मानते हो उस बात को, है ना। लेकिन अगर कहीं अभी जनरली प्रेजेंट टाइम में बिना वायर का करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट को फ्लो करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। समझ रहे बात को। ठीक उसी प्रकार से मैं ऐसा बोलूं कि इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि गैप बना देते हैं, मतलब ये टैंक और ये कोर कॉइल असेंबली के बीच में एक गैप रहता है।
गैप है तो आप पढ़े कि उसके बीच में क्या रहेगा, एयर रहेगा। अगर गैप है, सिर्फ और सिर्फ गैप है, तो उसके बीच में एयर रहेगा, और एयर इज नथिंग बट क्या हो गया, वो भी हमारा इंसुलेटिंग मीडियम है। एयर भी गैसियस इंसुलेटिंग मीडियम के एग्जांपल में आप पढ़े होंगे, है ना। SF6 जो है या एयर है, ये सब इंसुलेटिंग मीडियम है। अब देखिए इंसुलेटिंग मीडियम होगा। अब देखो ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि इस टैंक में ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है, ऑयल डाल देते हैं। अब देखो ऑयल अगर डाल देते हो तो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल या मिनरल ऑयल जो बोलते हो, वो भी क्या है हमारा इंसुलेटिंग मीडियम, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ही तो है, लिक्विड इंसुलेशन इसको बोलते हो, है ना। जब ऑयल डाल देते हो तो ऐसा फिक्स हो जाता है कि इस CCA कोर कॉइल असेंबली और इस टैंक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंसुलेट कर रहा है, समझ रहा है। तो इसके बीच में कोई करंट फ्लो करने नहीं देता है, मतलब ये जो वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा अगर इंसुलेट ऑयल डाला हुआ है कि ये वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है इस टैंक में फ्लो करने लगे। अगर फ्लो करता है तो वो मतलब लीकेज रहेगा कह लीजिए, या किसी फॉल्ट के वजह से कोई आपस में टच कर रहा होगा कहीं पे, तब जाके वो फ्लो करता है। समझ में आई बात। तो ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हेल्पफुल होता है अनवांटेड पाथ बनाने में। एग्जांपल और समझ सकते हैं, दो कंडक्टर है मान लीजिए, दो कंडक्टर या जो फेज बनाते हो, 3 फेज बनाते हो ना, तो तीनों फेज के बीच में देखोगे कि गैप होगा। क्यों गैप दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ऐसा ना हो कि ये मान लीजिए R है, ये Y है, B है, R में करंट फ्लो कर रहा है, Y में कुछ इस प्रकार। हम ऐसा चाहते हैं कि R का R में जाए करंट, Y का Y करंट फ्लो भी इस तरह से फ्लो करे। ऐसा नहीं चाहिए कि ये R वाला करंट फ्लो करके हमारा Y में आ जाए। समझ रहे बात को, इस R वाला करंट फ्लो करके Y में आ जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हम गैप बना देते हैं। अब गैप बना दिए, एक तो पहले मीडियम एयर हो गया हमारा, इंसुलेट कर गया दोनों। अब उसके बाद मान लीजिए कभी कभी यही होता है ना कि ये आपस में क्लोज आने लगता है, तो देखते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्लोज आ गया, और जैसे ये दोनों क्लोज आता है तो मतलब जो इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस वो कम होने लगता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होने लगता है। और जैसे इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होता है, आप जानते हैं कि अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आए। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि कोई भी अनवांटेड करंट, है ना, या अनवांटेड करंट जो है, किसी प्रकार का कोई करंट अनवांटेड पाथ से फ्लो नहीं कर सके। समझ में आएगा। तो यही हो गया पहला, इंसुलेशन रेसिस्टेंस शुड हैव हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस, मतलब अधिक होना चाहिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ताकि अनवांटेड पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं करे, कुछ ऐसा समझ लीजिए। इसको मेजर करने के लिए हम किस चीज से मेजर करते हैं, मेगर के सहायता से मेजर करते हैं। मेगर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑल्सो इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्टिंग भी आपने पढ़ा है, कैसे कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में भी क्लियर। नेक्स्ट आपका देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है समझिएगा, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ a specified thickness to withstand high voltage without breakdown। देखो कहने का ही मतलब हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझना, इंसुलेशन रेसिस्टेंस आपने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 5 मेगा ओम आ गया या 10 मेगा ओम इंसुलेशन रेसिस्टेंस कुछ आ गया इस प्रकार से, लेकिन आप जिस वोल्टेज के लिए वो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ 15 मेगा ओम आ गया इंसुलेशन रेसिस्टेंस, 15 मेगा ओम इंसुलेशन रेसिस्टेंस आया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि ये 15 मेगा ओम जो है रेसिस्टेंस, आप कितने वोल्टेज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, समझ रहे बात को। अगर मान लेते हैं ये 15 के लिए, आप मान लीजिए कि ये 220 किलो वोल्ट का वोल्टेज ये सस्टेन करेगा, ये 15 मेगा ओम का इंसुलेशन रेसिस्टेंस, समझे बात को। अगर ये 220 किलो वोल्ट का वोल्टेज ये सस्टेन कर रहा है ना, तो इसके लिए ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है कह लीजिए, उसका स्ट्रेंथ हो गया कि ये 15 मेगा ओम ये 220 किलो वोल्ट तक सस्टेन करेगा, उसको विथ स्टैंड करेगा। आप अगर इस 15 मेगा ओम वोल्टेज रेसिस्टेंस के ऊपर में अगर 220 किलो वोल्ट तक अप्लाई करेंगे तो वो विथ स्टैंड कर जाएगा, कुछ भी डैमेजेस नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे इसको आप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये 400 किलो वोल्ट कर देते हैं, अब बताओ कि 400 किलो वोल्ट करेंगे, तब हम बोल रहे हैं, हम इतना बोल रहे थे कि 220 के लिए तो भी विथस्टैंड करेगा, क्या 400 के लिए भी विथस्टैंड करेगा, ऐसा जरूरी है क्या। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। समझ रहे बात को। तो कहने का ये मतलब हुआ कि वही एबिलिटी है कि जितना भी आप इंसुलेटिंग मतलब मटेरियल रेसिस्टेंस जो है कह लीजिए, थिकनेस कितना मोटा करें, अब जितना मोटा होगा भैया उसका उतना ही रेसिस्टेंस भी होगा।
जितना मोटा उसका उतना रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना थिकनेस हम इस्तेमाल करते हैं, कितना थिकनेस उसको हमको रखना पड़ेगा कि वो वोल्टेज को विथस्टैंड कर पाए, वोल्टेज को विथस्टैंड कर पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब आप देखिए इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से आप कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज टेस्ट में आप पढ़े होंगे। हाई वोल्टेज टेस्ट में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है, ठीक ना, ट्रांसफार्मर जो है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर का ये कोड है, इस प्रकार से कुछ है ना ये कोड। अब इसके ऊपर आप क्या रखते हैं, ऐसे करके कॉइल रख देते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर में हमारा ये कुछ इस प्रकार से रिंग रखा रहता है। क्या रहता है, रिंग रहता है, चाहे वह परमाली रिंग बोलते हैं उसको, परमाली रिंग बोलते हैं। तो ये रिंग रखा रहता है। तो ये जो हमारा एंड है, कह लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा कॉइल। अब इस कॉइल के बीच में और ये एंड रिंग के बीच में जो रिंग रखा हुआ है, एंड रिंग भी बोलते हैं उसको, परमाली रिंग बोल रहे हैं। परमाली रिंग के बीच में जो होता है ना, स्पेसर दिया जाता है, कूट का रहता है, कह लो पेपर बोर्ड बोल लो उसको, है ना, ये यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे थिकनेस कितना देना चाहिए, ये डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज के लिए आप यूज कर रहे हो। या आप कह लो कि ये जो वाइंडिंग है, मतलब जो वाइंडिंग के बीच में भी गैप रहता है, उसके बीच में भी स्पेसर दिया जाता है। वाइंडिंग के बीच में भी स्पेसर दिया जाता है, मतलब गैप दिया जाता है कि इंसुलेशन बना रहे, उस वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन रहे। या अलग अलग कॉइल अगर आप यूज करते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स जो यूज होते हैं, उस हर कॉइल के बीच में स्पेसर्स दिया जाता है। हर कॉइल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसर दिया जाता है, ताकि ये रहे कि अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करें हम, हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया जाए ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो उस वोल्टेज को वो जो इंसुलेशन है ना वो बर्दाश्त कर सके, उसको विथस्टैंड कर सके। वही चीज कहलाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ में आया, वही चीज हो गया। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस, है ना, स्पेसिफाइड थिकनेस के ऑफ मटेरियल, मतलब थिकनेस ऑफ मटेरियल कह लीजिए, उसके एबिलिटी, है ना, उसका गुण कह लीजिए, टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन। उस हाई वोल्टेज के लिए वह विथस्टैंड कर रहा है। कोई भी मटेरियल है उसका एक प्रॉपर थिकनेस है, और वह थिकनेस जो है हाई वोल्टेज को विथस्टैंड कर रहा है, मतलब कि हाई वोल्टेज को बर्दाश्त कर रहा है विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब बिना किसी डैमेज के, किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन। तो हाई वोल्टेज टेस्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग डबल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। अगर 11 केवी है तो वहां पे हम 28 केवी, 70 केवी वोल्ट हम अप्लाई करके देखते हैं, है ना, 70 किलो वोल्ट अप्लाई करके देखते हैं। सोचो 70 किलो वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस या इंसुलेशन का थिकनेस जो है उस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंसुलेशन भी तो डैमेज हो जाएगा, और इंसुलेशन डैमेज होने का ये मतलब है कि कंप्लीट ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, है ना, पूरे ट्रांसफार्मर में कहीं भी जल सकता है। तो अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो फिर कहानी खत्म है। ठीक, तो वही हो गया क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, एबिलिटी है किसी भी मटेरियल के थिकनेस को चेक करने का कि वह हाई वोल्टेज को विथस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली ये भी हाई होना चाहिए। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो वोल्ट पर mm, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुड बी हाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और इसका जो यूनिट होता है किलो वोल्ट पर mm होना चाहिए, किलो वोल्ट पर mm होता है। समझ में आई बात। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उसका यूनिट जो होगा किलो वोल्ट पर mm होगा। ये चीज समझिएगा, जब हम लोग ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर का यूज करते हैं, जो इसका एक होता है इक्विपमेंट होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट बोलते हैं, उसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडक्टर रहते हैं, इसके बीच में गैप रखा जाता है इन टर्म ऑफ mm, बहुत ज्यादा गैप नहीं, इन टर्म ऑफ mm हम लोग गैप रखते हैं। इसी गैप के ऊपर क्या होता है, उस वोल्टेज का ब्रेकडाउन डिपेंड करता है। और हम क्या करेंगे, जो चेक करेंगे, इसमें ऑयल डाल देते हैं और ये गैप रखा जाता है, और इस पर हम वोल्टेज को सप्लाई देते हैं, है ना, वोल्टेज सप्लाई देते हैं। 1 मिनट तक इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे स्पार्किंग होता है, यहाँ पे अगर स्पार्किंग हुआ तो इसका मतलब उसका ब्रेकडाउन कम है, नहीं हुआ तो इसका मतलब स्पार्किंग सही है। बताएंगे आपको हम जब टेस्ट बता रहे होंगे तो उस टाइम में। इसीलिए होता है, चूंकि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये किलो वोल्ट हो गया, mm में रहता है, ये डिस्टेंस रहता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं mm रखते हैं, इसलिए इसका क्या यूनिट क्या हो जाता है, किलो वोल्ट पर mm। समझ में आएगा कि किलो वोल्ट पर mm। इसको जब हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट बताएंगे आपको ऑयल का, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि कैसे करते हैं। क्लियर, ये हो गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि पोर्सिलेन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 10 से 15 किलो वोल्ट पर mm। माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 70 से 80 किलो वोल्ट पर mm। सबसे अधिक जो होता है माइका का ही होता है, 70 से 80 किलो वोल्ट पर mm। उसके बाद रबर का 24 किलो वोल्ट पर mm। ध्यान में रखिएगा, तीनों कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव ये
मिल जाएगा। माइका का याद रखिएगा, ये तो जनरली ये बहुत बार पूछा हुआ है आपका, माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 70 से 80 किलोवाट पर मीटर। अब हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। देखो, ए क्वांटिटी मेजरिंग एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है, क्वांटिटी मेजरिंग एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस, है ना। किसी भी सबस्टेंस के मतलब एबिलिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, किसी भी सबस्टेंस के गुण, है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस सबस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, उसको मेजर करने का वही क्वांटिटी जो होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। क्वांटिटी मेजरिंग एबिलिटी, क्वांटिटी मेजरिंग एबिलिटी, वो क्वांटिटी मेजर करने के गुण को, किसका, ऑफ ए सबस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है, उस स्टोर एनर्जी के मेजरमेंट की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद देखिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव हायर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हाई होना चाहिए मटेरियल का। अब देखो ये चीज पढ़ना, कैपेसिटेंस के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ही होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, डाइलेक्ट्रिक में ही होता है। समझना इस चीज को कि देखो कैपेसिटर क्या कहलाता है, कैपेसिटर होता क्या है, बेसिकली ये समझिए कि एक कंपोनेंट है, भैया वो कंपोनेंट तो है ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि दो कंडक्टिंग मटेरियल कह लीजिए या दो कंडक्टर कह लीजिए, अगर इस प्रकार से सेपरेटेड है किससे, इंसुलेटिंग मीडियम से, इंसुलेटिंग मीडियम से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, दो कंडक्टिंग मटेरियल अगर सेपरेटेड है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, कुछ भी हो सकता है, एयर से भी होगा, उसको भी हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस, या कोई और मीडियम हो जाएगा वहां पे, तब भी आप उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोल रहे हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होता है ना, एनर्जी जो स्टोर होता है इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एनर्जी स्टोर होता है, इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। तो वही होगा, कितना एनर्जी स्टोर करेगा भैया, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, उसी के एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हाई होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा कि लो होगा, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा, ये चीज अंडरलाइन अगर करना हो तो आप कर लीजिए। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ पूछेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, वो भी हाई होना चाहिए, ठीक। अब दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आई बात, कैपेसिटेंस के लिए होता है, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, कोई भी इंसुलेशन जो होता है, जब उसमें आप एसी एनर्जी देते हैं, जब या एसी सप्लाई देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी एनर्जी को क्या करता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। और ये डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होना चाहिए वो बिल्कुल कम होना चाहिए, समझ में आई बात। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस, व्हेन इंसुलेशन इज सब्जेक्टेड टू एसी सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। जब कोई भी मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसमें आप एसी सप्लाई दे रहे हैं, है ना, इंसुलेशन इज सब्जेक्टेड टू एसी, जब एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ अमाउंट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वह जो एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, हीट के फॉर्म में क्या करता है, डिसिपेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। हो गया मटेरियल एंड डिसिपेट एज अ हीट, the electrical absorbed in unit time is called dielectric loss। unit time में जो electrical energy absorb होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, dielectric loss बोलते हैं। इसका ध्यान दीजिए, material should have less dielectric loss, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक लॉस कैसा होना चाहिए,
तो लेस होना चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, ये लेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आप क्या देखेंगे कि वो मजबूत होना चाहिए और उसमें सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, पोरोसिटी नहीं होना चाहिए या नॉन पोरस होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से देखेंगे। देखिए इसमें पहला देखिए, इट शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड वाइब्रेशन। अब देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो तो कहीं भी यूज होगा ना। यहाँ अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर के टर्म में बात करें तो ट्रांसफार्मर में हम ऑयल यूज करते हैं, उसके अलावे भी तो हम और भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, पेपर बोर्ड भी यूज करते हैं, स्पेशल जो रहता है पेपर बोर्ड का बना रहता है ना। अब या मशीन की बात कर ले, मशीन में अगर मोटर वगैरह की बात करें तो वहां भी इंसुलेशन रहता है। अब वहां रोटेटिंग रहता है तो वहां वाइब्रेशन वगैरह होगा, तो वो वाइब्रेशन जो है वो विथस्टैंड करना चाहिए। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर केस में, वहां भी लिटिल बिट जो हमिंग नॉइज वगैरह होता है ना, हमिंग नॉइज होता है या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से जो कोर के फिजिकल डायमेंशन चेंज होते हैं उसकी वजह से, या नट बोल्ट वगैरह का इधर उधर हो जाना, जब हाई वोल्टेज पे होता है, ओवरलोडेड रहता है, तो उस टाइम वगैरह में क्या होना चाहिए, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल आप लगाते हो वो उसको विथस्टैंड करना चाहिए। समझ में आई बात। तो इट शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन होगा या और भी किसी तरह का जो परेशानी कह लीजिए मशीन के अंदर होता है, रोटेटिंग डिवाइस में रहेगा तो वहाँ वाइब्रेशन होगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टैटिक डिवाइस में तो हाई वोल्टेज को सस्टेन करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना है कि सस्टेन करना है या विथस्टैंड करना है, तो इतना मजबूत वो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी मोर। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी मोर। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, ये सब एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव है, पूछेगा आपसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, ये सब पूछेगा आपसे। इट शुड नॉट ब्रेक डाउन व्हेन एलोंगेटेड। जब उसको आप स्ट्रेच करते हो, मतलब खींचते हो, मतलब कहते हो कि लंबा करते हो ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत में ब्रेक डाउन हो जाए। समझे हमारी बात को। ये हो गया हमारा क्या, इट शुड नॉट ब्रेक डाउन व्हेन एलोंगेटेड। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, गाढ़ापन कह लीजिए, है। तो ये गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल है तो उस ऑयल में गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, देखो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर आप क्यों यूज करते हो, हीट को इजीली डिसिपेट करने के लिए, इंसुलेट करने के लिए भी करते हो और कूलिंग पर्पस के लिए करते हो। अगर सोचो गाढ़ा ऑयल है तो हीट डिसिपेशन, ट्रांसमिशन का ऑफ हीट जो होगा वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर गाढ़ा नहीं है, विस्कोसिटी अगर उसका कम है, तो जो ट्रांसमिशन होगा हीट का वो आसानी से क्या करेगा, पास कर जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि विस्कोसिटी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो वो क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, तेजी से हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, विस्कोसिटी शुड बी लो टू क्विक ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ताकि इजीली बहुत फास्ट जो है हीट का ट्रांसमिशन हो जाए। इसलिए विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ये चीज भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट बोलते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब होता है झड़झड़ाव, है ना। तो पोरोसिटी मतलब होल कह लीजिए, ठीक। तो ये मटेरियल शुड बी नॉन पोरस होना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर, है ना। अब ये जो मटेरियल है वो पोरस नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन पोरस होना चाहिए। कहने का ही मतलब है कि जो मटेरियल है ऐसा नहीं हो कि उसमें वाटर का ड्रॉप आया तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। वाटर जैसे ऑयल है, ऑयल में अगर वाटर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में ट्रांसफार्मर वगैरह में आप देखेंगे या उसमें बहुत सारा फॉल्ट आता है। बारिश के टाइम में जब कभी मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के टैंक के नीचे अगर वाटर ड्रॉप चला गया तो वाटर वो मिक्स नहीं करता है ऑयल में, क्या करता है, बॉटम पे जाके रुक जाता है, बॉटम पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, मतलब एक जगह कहीं ड्रॉप बना के वो वहीं पे रखा रह जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर हिल डुल होता है ट्रांसफार्मर, कहीं मान लो कि एक ऐसे मतलब हिलाते हो ट्रांसफार्मर को, तब जाके होता है कि वो वाटर हो सकता है कि इंसुलेशन पे पड़ जाता है और इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन अगर स्टैटिक रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई मैकेनिकली आपके लिए बाहर से किसी भी प्रकार का कोई उसका स्थानांतरण नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर में अगर वाटर ड्रॉप चला भी जाता है ना तो वो वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, बशर्ते कंडीशन ये रहेगा कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के संपर्क में वो नहीं आना चाहिए। समझ रहे बात को। तो यही चीज होता है यहाँ पे, जो पोरोसिटी मटेरियल होना चाहिए वो नॉन पोरस होना चाहिए, इसको झड़झड़ा बोलते हैं, सो दैट इट विल नॉट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। नेक्स्ट बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। अब जो मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल कह लीजिए, वो नॉन सोल्यूबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें पानी गया,
मॉइस्चर गया वो उसके साथ तुरंत मिल गया। अब सोचो कि अगर ऑयल के साथ में मॉइस्चर अगर मिल गया तो क्या होगा, ऑयल भी घूम रहा होगा, मॉइस्चर भी घूम रहा होगा, उसमें जो वाटर होगा वो भी घूम रहा होगा, कभी न कभी तो आएगा इंसुलेटिंग जो इंसुलेशन में पेपर लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है वाइंडिंग के ऊपर में, वो सबके संपर्क में तो आएगा। और अगर एक बार इंसुलेशन के संपर्क में आएगा तो वाटर के संपर्क में आने से वो इंसुलेशन क्या होगा, गल जाएगा, और अगर गल जाता है तो फिर हमारा इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इंसुलेशन का डैमेज होना आप क्या कह सकते हो कि शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो ये चीज हो गया सॉल्युबिलिटी, दे शुड नॉट बी डिसॉल्व व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ वाटर। इसको जो है जब कभी वाटर के या मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो इसे डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये था कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दोनों को आपने देखा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी रह गया, और एक और प्रॉपर्टी कौन सा था, थर्मल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।